हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है 70 बीपीएससी पीटी बायोलॉजी सेट नंबर 14। और आज हम सब नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 7 जीवाणु यानी बैक्टीरिया। तो इस वाले वीडियो में मेनली हम सब बैक्टीरिया के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब चीज आप इसमें सीखेंगे। और अगले वीडियो में जीवाणु ही चैप्टर रहेगा, पर इसमें एक और चीज ऐड हो जाएगा कि जीवाणु जनित रोग यानी जीवाणु से होने वाले कौन कौन से रोग हैं, जहां से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। ये अगले वाले सेट में हम सब देखेंगे। फिलहाल इस वाले सेट में जीवाणु के बारे में हम सब जानने का प्रयास करेंगे। ये छोटा सा महत्वपूर्ण वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, इसलिए चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से ज्वाइन कर लें और आराम से पीडीएफ पा सकते हैं। चलिए, जीवाणु कौन से संघ का जीव है? तो यह मोनेरा संघ का जीव है। आप याद कीजिए कि विटकर महोदय ने पूरे समस्त जीवों का जो वर्गीकरण किया था वो 5 भाग में उन्होंने बांटा था। उनमें से एक भाग है मोनेरा। ठीक है, तो ये मोनेरा संघ का जीव है और यह प्रोकैरियोटिक जीव है। अब आप बोलेंगे भाई ये प्रोकैरियोटिक क्या होता है? प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है, प्रो का मतलब होता है प्राचीन और कैरियोटिक का मतलब होता है नाभिक। प्रोकैरियोटिक का मतलब हुआ कि वैसा जीव जिसका जो नाभिक है वो पूर्ण विकसित नहीं है, मतलब वो पूरे कोशिका में इधर उधर फैला हुआ है छोटे छोटे धब्बों के रूप में। तो इसी को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक जीव। यानी जीवाणु में जो है पूर्ण कोशिका नहीं पाया जाता है। मानव में पूर्ण कोशिका पाया जाता है, सारे जीव जंतु में पूर्ण कोशिका पाया जाता है, पादप में पूर्ण कोशिका पाया जाता है। ठीक है, पेड़ पौधे में, इसलिए वो यूकैरियोटिक में आता है। यानी हम सब किस में आते हैं? यूकैरियोटिक में। हम सब पूर्ण है, लेकिन जीवाणु पूरा पूरी नहीं है, इसलिए ये कैसा जीव है? ये प्रोकैरियोटिक जीव है। प्रोकैरियोटिक का मतलब आप समझ गए कि ये क्या है? तो इसका जो कोशिका है ये पूरा पूरी नहीं है, पूर्ण नहीं है। इसके और भी उदाहरण हो सकते हैं प्रोकैरियोटिक जीव के, जैसे कि नीलहरित शैवाल, इसके अलावा साइनोबैक्टीरिया, ये भी है। जीवाणु कहीं भी पाया जा सकता है। इंटरेस्टिंग चीज है, जीवाणु कहीं भी पाया जा सकता है। जैसे मिट्टी में स्वतंत्र नाइट्रोजन जीवाणु होता है, मिट्टी में स्वतंत्र नाइट्रोजन जीवाणु होता है। और इस जीवाणु का क्या नाम है? अगर पूछेगा कि मिट्टी में स्वतंत्र रूप से कौन सा नाइट्रोजन जीवाणु पाया जाता है, तो उसका नाम है अजोटोबैक्टर कोलोस्ट्रोडियम। यह नाम याद रखेंगे, बार बार एग्जाम में पूछेगा यहां से। जीवाणु और कहां पाया जाएगा? तो दूसरा नंबर है पादप के गांठों में भी जीवाणु पाया जाता है। तो जहां जहां पादप का गांठ रहता है वहां पे बैक्टीरिया पाया जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है, याद रखेंगे। तीसरा, दलदली जमीन या धान के खेत में जीवाणु पाया जाता है। यहाँ पे कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो आर्की बैक्टीरिया या मैथोजेंस जीवाणु पाया जाता है। जल में भी जीवाणु पाया जाता है और खाद्य पदार्थों में भी जीवाणु पाया जाता है। तो जीवाणु बहुत जगह पाया जाता है, सर्वत्र है ये। एक इंटरेस्टिंग थिंग आपको समझाता हूं, क्या हमारे शरीर में भी जीवाणु है? तो हाँ, हमारे शरीर में भी जीवाणु पाया जाता है। तो मनुष्य के शरीर में बड़ी आंत के पास जीवाणु पाया जाता है। ये बड़ी आंत का फोटो है, जिसमें से ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं टिक कर रहा हूँ, इसको क्या बोलेंगे? यहाँ पे सीकम रहता है और यहीं पे जीवाणु पाया जाता है। और ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं इसको कोलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोलन बोलते हैं। और ये वाला जो यहाँ पे हिस्सा इसको रेक्टम बोलते हैं। इसी से मल बाहर आता है। ठीक है, तो ये बड़ी आंत, आपसे एक क्वेश्चन और पूछेगा, नीचे मैं लिख दिया हूं वैसे, कि बड़ी आंत के कितने पार्ट होते हैं? तो बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं, सीकम, कोलन और रेक्टम। ठीक है, और फिर मल जो है एनस द्वारा बाहर आ जाता है, इसको आप समझ लेंगे। अब देखिए यहाँ पे कौन सा आपका जीवाणु पाया जाता है? तो मनुष्य के बड़ी आंत में सीकम क्षेत्र में, इस इलाके में, यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, यहाँ पे एस्चीरिया कोली जीवाणु पाया जाता है। ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ये ऐसा मतलब लिखता हूं तो गूगल इसी को टैग कर लेता है। मैं बगल में लिख देता हूं हिंदी, एस्चीरिया, ऐसा लिखिए। एस्चीरिया कोली जीवाणु पाया जाता है। और ये भाई कोली जीवाणु क्या काम करता है? तो ये विटामिन ए तथा विटामिन B12 का संश्लेषण करता है। तो मनुष्य के शरीर में भी जीवाणु पाया जाता है, जिसको आप माइक्रोस्कोप यंत्र से देख सकते हैं। और ये कौन सा जीवाणु? तो एस्चीरिया कोली जीवाणु पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। एक बात और मैं समझाता हूं, जल में क्या मिलने पर यह मानव मल से भी दूषित हो जाता है? यानी मानव मल से भी दूषित हो जाता है अगर जल में ई कोली जीवाणु मिल जाए। ठीक है, ई कोली जीवाणु हो जाए तो इसको याद रखेंगे। तो बहुत ही डेंजरस जीवाणु है ये। जीवाणु 70 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर नहीं पाया जाता है, लेकिन मैं जब विषाणु पढ़ाया था तो याद कीजिए विषाणु 90 डिग्री सेल्सियस तक भी जीवित रहता है। ठीक है, अब जीवाणु लाभदायक भी है एवं हानिकारक दोनों होता है, लेकिन विषाणु के संदर्भ में ऐसा नहीं है। विषाणु हमेशा से हानिकारक ही है, वो रोग ही उत्पन्न करेगा, लेकिन जीवाणु हम सबके लिए लाभदायक भी है और हानिकारक भी है। कैसे है लाभदायक? मैं आपको समझाता हूं। तो जीवाणु लाभदायक कैसे होता है? तो जीवाणु का उपयोग वर्तमान समय में 90% जो मेडिसिन बनता है, एंटीबायोटिक, वो जीवाणु से बनता है। तो एक फायदा मैं आपको बता दिया। दूसरा फायदा क्या है? पहला बात आप समझ गए
एक और बात यहाँ पे याद रखिएगा कि पहला जो एंटीबायोटिक बना था वो जीवाणु से नहीं बना था, वो फंगी यानी कवक से बनाया गया था। इसको अंडरलाइन कर लेंगे आप सब। दूसरा जो फायदा जीवाणु देगा हम सबको, दूध से दही बनता है, आप सबको पता है। तो दही में कौन सा जीवाणु रहता है? लैक्टोबैसिलस। ठीक है, तो दूध से दही के निर्माण में लैक्टोबैसिलस जीवाणु काम में आता है। इसी से संबंधित है लैक्टिक अम्ल। क्या होता है? लैक्टिक अम्ल। और जिसके मांसपेशी और घुटने वगैरह में दर्द होता है तो उसको जो डॉक्टर है वो दो चीज खाने मना करता है। क्या क्या? एक तो मीट खाने मना करता है और दूसरा दही। क्यों करता है? क्योंकि जो है ये जो आपका लैक्टिक अम्ल बढ़ जाता है। ठीक है, आपके शरीर में जब लैक्टिक अम्ल बढ़ जाता है तो आप दही खाएंगे तो और ज्यादा लैक्टिक अम्ल खाए जा रहे हैं, तो इसलिए आपका मसल्स यानी घुटना वगैरह दर्द करता है। तो जिसका घुटना दर्द करता है उसको मीट और दही जो है वो छोड़ देना चाहिए। तो आई होप कि वो ठीक हो जाएगा। अब जीवाणु हानिकारक भी होते हैं। तो जीवाणु पादप या जंतु या मानव में रोग उत्पन्न करता है, जिसका पूरा हम सब जितना भी जीवाणु द्वारा जनित रोग है वो अगले वीडियो में हम सब देखेंगे। तो जीवाणु से बहुत सारे रोग होते हैं, मतलब बहुत सारे, टाइफाइड, प्लेग, हैजा, कोलरा, बहुत सारे रोग होते हैं। एक एक करके हम सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए जीवाणु के बारे में और कुछ तथ्य जानते हैं। जीवाणु की खोज ल्यूवेन हॉक ने किया था। वास्तविक जीवाणु की खोज लुई पास्चर द्वारा किया गया। ठीक है, लुईस पास्चर द्वारा वास्तविक जीवाणु की खोज किया गया था। और लुईस पास्चर ने एक सिद्धांत दिया, पाश्चुरीकरण का सिद्धांत दिया। समझने का प्रयास करेंगे दूध का पाश्चुरीकरण कैसे करते हैं। तो सिंपल सा बात है, जीवाणु की क्रियाशीलता को घटाने की प्रक्रिया को पाश्चुरीकरण कहते हैं। आगे जानेंगे कि दूध का पाश्चुरीकरण कैसे किया जाता है। मतलब ये हुआ कि दूध का पाश्चुरीकरण कैसे किया जाता है वो तो समझेंगे। पाश्चुरीकरण का मतलब क्या हुआ कि बैक्टीरिया को किस तरीके से उस प्रोडक्ट से खत्म कर दिया जाए, उसी को बोलते हैं पाश्चुरीकरण। और ये सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया? तो ये सिद्धांत लुईस पास्चर द्वारा दिया गया, इसलिए इन्हें वास्तविक जीवाणु का खोजकर्ता कहा जाता है। वैसे बैक्टीरिया का खोज किसने किया था? ल्यूवेन हॉक ने किया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, दूध का पाश्चुरीकरण पढ़ते हैं हम सब। चलिए दूध का पाश्चुरीकरण समझने का प्रयास करेंगे। तो इसको दो तरीके से आप दूध को जो है जीवाणु मार सकते हैं दूध से। पहला, 72 डिग्री सेल्सियस पर 30 सेकंड तक गर्म कीजिए और तुरंत ठंडा कर दीजिए। ठीक है, तो इससे भी जीवाणु मर जाएगा। या 62 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म कर दीजिए और धीरे धीरे ये ठंडा होता रहेगा, इससे भी जीवाणु मर जाएगा। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, बार बार एग्जाम में दिखेगा। इसी को बोलते हैं दूध का पाश्चुरीकरण करना, यानी जीवाणु का जनसंख्या को मार देना या पूरी तरीके से खत्म कर देना। ठीक है, दो तरीके से करेंगे। 72 डिग्री सेल्सियस पे पहले पूरा गर्म करेंगे, 30 सेकंड तक गर्म करेंगे और फिर उसको तुरंत ठंडा कर देंगे। और दूसरा क्या करेंगे, 62 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक यानी आधे घंटे तक हम सब गर्म करेंगे और वो धीरे धीरे ठंडा होता जाएगा, जो कि मेनली घर में होता है सेकंड वाला। ठीक है, इसी को बोलते हैं दूध का पाश्चुरीकरण करना। तो ये था जीवाणु का इंट्रो पार्ट। इसमें हम सब जीवाणु के बारे में हम सब देखे इस छोटे से वीडियो में। आज का वीडियो यहीं तक हम सब रहने देते हैं। वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप सब और इस वीडियो को लाइक कर लेंगे। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल एंड डाउनलोड आवर पीडीएफ। और दूसरी बात, अगला जो वीडियो आएगा सेट नंबर 15 चैप्टर नंबर 7 ही रहेगा, उसमें जीवाणु जनित रोग पढ़ेंगे, जो कि बोले हम सब अभी डिस्कस किए कि जीवाणु जो है हानिकारक होता है। तो हानिकारक जो होता है तो उसमें कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं उसके बारे में डिटेल जानकारी रखेंगे। कौन सा मेडिसिन खाना चाहिए और किस प्रकार से उसका निवारण हो सकता है, कैसे फैलता है, तो हर एक कुछ जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।